गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल जिसका नाम है संजीव सर फिजिक्स। आज हम सब बात करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन के बारे में। इससे पहले वाला जो वीडियो था वो इनर्शिया के बारे में था, है ना। इनर्शिया के बारे में आपको बताया गया था और फुल कॉन्सेप्ट अलग से दिया गया था। हालांकि इनर्शिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आता है पर इसको अलग से आपको बताया गया है। उससे पहले वाला जो पार्ट 1 वीडियो है वो फोर्स के बारे में था। फोर्स के बारे में फुल कॉन्सेप्ट आपको दिया गया था। तो अगर आपने उन दोनों पार्ट्स को नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। क्लास 9th फिजिक्स करके होगा वो प्लेलिस्ट, है ना। और उन दोनों पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन के बारे में। यहाँ हम सब देखेंगे कैसे न्यूटन अपने 3 लॉज ऑफ मोशन तक पहुँचे। इस वीडियो में सिर्फ हम सब अपने स्टडी को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तक ही कन्फाइंड करेंगे क्योंकि वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाएगा। फिर सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ नेक्स्ट पार्ट में अपलोड किया जाएगा। तो आज हम सब अपने स्टडी को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तक ही स्टडी करेंगे, है ना। तो सबसे पहले जो लॉ ऑफ मोशन की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है एरिस्टोटल का, है ना। एरिस्टोटल जिनको हिंदी में आप अरस्तु भी बोलते होंगे, है ना। अरस्तु हिंदी नाम अरस्तु है क्योंकि एरिस्टोटल का प्रोनाउंसिएशन आगे चलकर अरस्तु हो गया, है ना। हर नाम का प्रोनाउंसिएशन एक डिस्टेंस के साथ बदल जाता है। तो जो अरस्तु आप फादर ऑफ बायोलॉजी पढ़ते हैं, है ना, इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। और ये कौन थे? ये थे द ग्रेट फिलोसोफर, है ना। ग्रीक के थे और इनका जो एज था वो 384 BC टू 322 BC तक था, है ना। यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि ये आपका BC स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट है और ये उल्टा कैलकुलेशन होता है क्योंकि हम सब जीरो जो लेते हैं वो यहाँ से जीरो शुरू होता है। इधर से हम सब अभी 2020 पर हैं, है ना। तो इधर 1 2 ऐसे शुरू हुआ तो इसको कैलकुलेशन हम लोग उल्टा करते हैं, ठीक है। इधर आया होगा 322 और इधर उसके आगे चला होगा 384, ठीक है। तो यहाँ हम सब इधर कैलकुलेशन करते हैं। एज का जो कैलकुलेशन है वो इस तरह से आता है। तो जन्म इधर हुआ होगा 384 में हुआ था, ठीक है। इधर जीरो से ऊपर वाला BC होता है, ठीक है। तो जन्म इधर हुआ था 384 में और इधर 322 में उनकी डेथ हुई थी, है ना। तो ये इस तरह से इसको लिया जाता है। खैर ये तो आप हिस्ट्री में पढ़ते भी होंगे, ये कोई मैटर नहीं है। यहाँ हम सबको समझना है कि एरिस्टोटल ने जो लॉ दिया था वो था क्या, उनका मानना क्या था। तो उनका मानना था कि हर ऑब्जेक्ट को मोशन को मेंटेन करने में एक फोर्स चाहिए होता है, ठीक है। एरिस्टोटल का मानना था कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन, है ना। एरिस्टोटल या अरस्तु का मानना था कि एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि उनका जो ये एक्सपीरियंस था वो जनरल एक्सपीरियंस था, गैलीलियो के जस्ट अपोजिट था। बाद में गैलीलियो ने इस एक्सपीरियंस को गलत साबित किया। ये एक्सपीरियंस हम सबको भी ऐसा ही लगता होगा। आम लाइफ में हम सब क्या सोचते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में कंटिन्यू रखना है तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि आप बच्चे से ऐसा करते हैं। जब आप किसी खिलौने के साथ खेलते हैं, बिना मोटर वाली कार के साथ खेलते हैं, तो उसको धागा बांधकर आप उसको दौड़ाते हैं, ठीक है। या फिर
कोई भी बच्चा जब बिना मोटर वाली कार को चलाता है तो हमेशा एक फोर्स लगा रहा होता है, तो उसके माइंड में एक बात जो ये घर कर जाती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में अगर मेंटेन करना है, मोशन में रखना है, तो बाहर से एक फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और यही मानना था एरिस्टोटल का भी। बाद में ये जो विचार था वो गलत हुआ, उस विचार को गलत साबित किया गैलीलियो ने, जिन्होंने एक इमेजिनेशन के थ्रू इस विचार को गलत किया। वो इमेजिनेशन क्या था कि एरिस्टोटल जो है उनका थिंकिंग था कि एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, है ना, पर क्यों चाहिए उनको नहीं पता था। गैलीलियो ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि यहाँ एक्सटर्नल फोर्स इसलिए चाहिए होता है क्योंकि बाहर से फ्रिक्शन लग रहा होता है। इस चीज को आप समझिए, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को पहले हम सब समझ लेते हैं, फ्रिक्शन क्या होता है, आगे हम सब इसको देखेंगे। फ्रिक्शन मोशन का विरोध करता है ना, जिधर मोशन होगा उसके अपोजिट काम करता है ना, अपोजिंग फोर्स है ये क्या है, अपोजिंग फोर्स है, ठीक है, अपोजिंग फोर्स है जो अपोजिट टू मोशन वर्क करता है, मोशन का विरोध करता है ना। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब ट्रेवल करेगा तो उसके अपोजिट एक फोर्स काम करेगा जो फ्रिक्शन फोर्स होगा या फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ठीक है। तो गैलीलियो ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि एरिस्टोटल का जो थॉट था उसमें एक चीज की कमी ये है कि वहां आपको बच्चा जो खिलौने को ट्रेवल करवाता है, वहां क्यों ट्रेवल करवाता है, क्योंकि वहां एक्सटर्नल फोर्स बाहर से फ्रिक्शन अपोजिट में काम कर रहा होता है। एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है जिसके कारण आपको हमेशा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आप उसको धक्का देकर छोड़ देंगे तो कुछ दूरी पर जाकर रुक जाएगा। लेकिन क्या हो अगर फ्रिक्शन ना हो, आपका सरफेस फ्रिक्शन लेस हो, चिकना सरफेस हो, क्या ऑब्जेक्ट रुकेगा? इसी पर आधारित एक एक्सपेरिमेंट जो गैलीलियो ने किया वो हम सब देखने वाले हैं। एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन किया था गैलीलियो ने, तो हम सब देखने वाले हैं वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिससे गैलीलियो ने एरिस्टोटल के थिंकिंग को गलत किया, एरिस्टोटल के थॉट को, एरिस्टोटल के लॉ को गलत किया, है ना। तो यहाँ आपको सबसे पहले गैलीलियो के बारे में कुछ बताते हैं। गैलीलियो जिन्होंने टेलीस्कोप डिस्कवर किया, है ना, टेलीस्कोप इन्होंने ही डिस्कवर किया था। ये उस दौर में फिजिक्स के लिए फाइट करते थे जब साइंस के लिए उतना जगह नहीं था हमारे सोसाइटी में, हमारे वर्ल्ड में। सिर्फ वही होता था जो हमारा धर्म, हमारे धर्म गुरु चाहते थे, ठीक है। सो कई बार इनको टॉर्चर किया गया था। हमारे साइंस के इतिहास में आप अगर देखें तो बहुत सारे फिजिसिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनको बहुत टॉर्चर किया गया है। जैसे कि ब्रूनो नामक एक फिजिसिस्ट को, साइंटिस्ट को जलाकर मार दिया गया था क्योंकि वो कुछ अलग थॉट देना चाहते थे। ये बताना चाहते थे कि जो धर्म बोलता है वही सही नहीं होता है, जो धर्म गुरु बोलते हैं वही सही नहीं होता है ना। तो वो एक अलग थॉट था, वो एक अलग ब्रांच में हम सब चले जा रहे हैं। हम सब अपने स्टडी को यहाँ कन्फाइन करते हैं और आपको बताते हैं गैलीलियो जिन्होंने टेलीस्कोप का डिस्कवर किया था और जिस साल 1642 में इनका डेथ हुआ था उसी साल न्यूटन का बर्थ हुआ था, है ना। न्यूटन का जन्म 1642 में ही हुआ था जिस साल गैलीलियो की मृत्यु हुई थी। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो था इंक्लाइन प्लेन का, है ना। इंक्लाइन प्लेन का एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था? इन्होंने इंक्लाइन प्लेन कंसीडर किया जो फ्रिक्शनलेस था, ठीक है, फ्रिक्शनलेस था। दो इंक्लाइन प्लेन यहां हम सब बनाते हैं और ये वुडन इंक्लाइन प्लेन था, ठीक है। ये कैसा प्लेन है? ये है वुडन इंक्लाइंड प्लेन। साथ में ये फ्रिक्शनलेस है और यहां जो एक उन्होंने मार्बल के बॉल को रखा, ठीक है, मार्बल, ये मार्बल का बॉल था, ठीक है, मार्बल का बॉल जो फ्रिक्शनलेस होता है, जिससे हम सब खेलते भी हैं, बचपन में हम सब इससे खेलते हैं, है ना। इसको जिस हाइट से गिराया, ठीक है, वो आगे चलकर उतना ही हाइट तक गया,
यहाँ आपको बताते चले, ये जो फॉल करेगा तो जैसे जैसे नीचे आएगा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। कारण है कि यहाँ पर ग्रेविटी आपका इफेक्ट करेगा। ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो यहाँ एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करेगा, है ना, एक्सटर्नल। ये सब हम सब अगला चैप्टर में देखने वाले हैं। अभी हम सब अपने स्टडी को ऐसे कन्फाइन करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ छोड़ेंगे तो ये गिरेगा, है ना, कॉज पर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर में ग्रेविटेशनल पर जाएंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस पर छोड़ा जाता है तो वो डाउनवर्ड क्यों फॉल करता है, वो ग्रेविटी के कारण होता है ये सब। तो जैसे जैसे इसको छोड़ेंगे इसका स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है। स्पीड आपने अनुभव किया होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप छोड़ते हैं किसी अर्थ के सरफेस से तो उसका स्पीड बढ़ जाता है और जीरो होने से पहले मैक्सिमम होता है ना। उसका हम सब देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में ऐसा क्यों होता है। पर अभी हम सबको ये एक्सपीरियंस है, उसी एक्सपीरियंस का फायदा उठाकर हम सब यहाँ उस एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्पीड बढ़ जाता था और उसके बाद धीरे धीरे स्पीड घटता था और उतना ही ऊंचाई तक जाता था जितना ऊंचाई से इसको छोड़ा गया था। दूसरे केस में क्या किया गया, इसके जगह में इंक्लाइन प्लेन जो था उसका स्लोप थोड़ा कम लिया गया, स्लोप कम लिया गया लेकिन वो बड़ा लिया गया, ठीक है। फिर भी क्या देखा गया, ये जो बॉल था वो उसी हाइट तक गया, ठीक है, सेम हाइट मेंटेन किया, सेम हाइट मेंटेन किया, ठीक है। तीसरा केस में उन्होंने क्या किया, इन सब के अलावा बस हॉरिजॉन्टल प्लेन, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन को कंसीडर किया, है ना। मतलब बॉल को ऐसे गिराया और सीधे उसको क्या किया, छोड़ दिया, ठीक है, सीधे उसको छोड़ दिया। कौन से प्लेन पर? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो क्या होता गया, क्या देखा गया कि बॉल जो था वो ट्रैवल करने लगा और कितना दूर तक ट्रैवल करेगा, उतना दूर तक ट्रैवल करता रहेगा जब तक इस हाइट को वो मेंटेन करना ले, है ना। लेकिन यहां पर एक थोड़ा विवाद होता है कि अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को करें तो आप बोलेंगे कि ये बॉल तो कुछ दूर में जाकर रुक जाएगा, है ना। तो रुक जाएगा तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये हमेशा चलता रहेगा? यही बताना था गैलीलियो को, है ना। यहां जो सरफेस कंसीडर किया गया है वो फ्रिक्शन लेस किया गया है, आपको बताया गया फ्रिक्शन लेस कंसीडर किया गया है। लेकिन आपके सामने समस्या यह है कि पूरा चिकना सरफेस लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अधिकांश चिकने सरफेस को, स्मूथ सरफेस को जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो भी आपको खुरदुरे नजर आएंगे, इस तरह से नजर आएंगे, भले ही वो बहुत ही स्मूथ दिख रहे हो, ठीक है। ये भी स्मूथ था और ये भी स्मूथ। तो क्या होगा, जब इसको छोड़ा जाएगा तो ये हमेशा के लिए चलता रहेगा। लेकिन जनरल प्रैक्टिस में, कॉमन प्रैक्टिस में, है ना, कॉमन प्रैक्टिस में आपको ये समझ में आएगा कि ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होता है। फ्रिक्शन क्या करेगा, कुछ दूरी के बाद ये जो मार्बल के बॉल को क्या करेगा, रोक देगा, ठीक है, इसको रोक देगा। अभी आपको फ्रिक्शन के बारे में बताया गया कि फ्रिक्शन क्या करता है, ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोजिशन करता है। मतलब ऑब्जेक्ट इधर ट्रैवल कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट काम करके उसको रोकने का कोशिश करेगा। ये मॉलिक्यूल के इंटरलॉक होने के कारण होता है ना। इसके मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूल, दोनों सरफेस के मॉलिक्यूल और उस ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन, इंटरलॉक हो जाने के कारण ये होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना। फ्रिक्शनल फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ये सब हम सब बाद में देखेंगे। अभी हम सब समझते हैं कि अगर उनका इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग, है ना, इसमें फ्रिक्शन लेस सरफेस हो, है ना, ये सरफेस कैसा हो, फ्रिक्शन लेस हो, फ्रिक्शन लेस सरफेस हो, तब ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए चलता रहेगा। तो यहां कोई फोर्स नहीं चाहिए उस ऑब्जेक्ट को ट्रैवल करने के लिए। इस चीज को आपको समझना है। नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, है ना, यहां पर नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप दिस ऑब्जेक्ट इन मोशन, है ना। मोशन में कंटिन्यू रहने के लिए यहां कोई फोर्स नहीं चाहिए, बस वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो यहां पर आकर एरिस्टोटल का जो थॉट था, जो मानना था, जो लगभग 2000 साल से चल रहा था, वो गलत हो जाता है। तो
अब हम सब देखते हैं कि गैलीलियो ने जो लॉ दिया उसके अकॉर्डिंग न्यूटन ने कैसे अपना लॉ दिया। एकदम एग्जैक्टली सेम है फर्स्ट लॉ जो गैलीलियो ने दिया था, जिसका नाम था लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, आपको इनर्शिया के बारे में पहले से बताया गया है। प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया के बारे में पहले से बताया गया है ना। सो इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया था? नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? फोर्स नहीं चाहिए, है ना, एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए। दूसरा, इसको हम सब इनर्शिया से समझते हैं। उन्होंने इनर्शिया का कॉन्सेप्ट दिया, जिसको हम सब पहले समझ चुके हैं। इनर्शिया के बारे में क्या बताया कि एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यहां पर जो मोशन था वो यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन था, है ना। अनलेस an external force acts on it, है ना, तब तक वो शांत रहेगा, अपने जगह पर रहेगा वो ऑब्जेक्ट, जब तक उस पर कोई बाहर से कोई फोर्स ना लगे, है ना। यहाँ ऑब्जेक्ट जो ट्रैवल करते जाएगा कब तक? जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। वो कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, यहां आपको एक चीज और क्लियर कर दे कि सॉलिड के केस में फ्रिक्शन होता है, सॉलिड के केस में फ्रिक्शन होता है, अपोजिशन फोर्स, है ना। और फ्लूइड के केस में, फ्लूइड मतलब होता है लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड गैस, उसमें विस्कस फोर्स होता है। ठीक है, विस्कस फोर्स होता है, उसको विस्कस फोर्स करते हैं। मतलब फ्लूइड के अपोजिशन फोर्स को क्या कहा जाता है? विस्कस फोर्स। और सॉलिड में अपोजिट जो फोर्स होता है मोशन के अपोजिट, ठीक है, उसको फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। तो एकदम एग्जैक्टली सेम है, इसी एकदम एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट को न्यूटन ने दिया अपने फर्स्ट लॉ में, है ना। अपने फर्स्ट लॉ में इसी स्टेटमेंट को एग्जैक्टली दिया, और इस स्टेटमेंट का नाम लॉ ऑफ इनर्शिया भी रखा गया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी रखा गया। एकदम एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट है जिसको आप पढ़े भी हैं, पिछला वीडियो में बताया गया है। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया, एक ही चीज है, एकदम लॉ प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया या लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, गैलीलियो ने दिया था, उसी को न्यूटन ने भी स्टैब्लिश किया, है ना। क्या? एकदम एग्जैक्टली एवरी ऑब्जेक्ट, जब भी आपसे न्यूटन फर्स्ट लॉ पूछे तो आप इसी को लिखेंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया को। एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज in its or to its in its state of rest or of uniform motion in straight line, ये स्ट्रेट लाइन के लिए है। स्ट्रेट लाइन कब तक? जब तक अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स
एक्ट्स ऑन इट, तब तक वो रेस्ट पर रहेगा, तब तक वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन पर रहेगा। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करता हो, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, है ना। फोर्स टू इन इट्स होगा यहां पर, है ना, इन इट्स, सॉरी ये वाला स्टेटमेंट है, ये नहीं था, इन इट्स कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, एक्ट्स ऑन इट। तो इसके अकॉर्डिंग हर ऑब्जेक्ट को या तो रेस्ट में रहना है या तो यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन में ट्रैवल करना है। कब तक? जब तक कोई बाहर से फोर्स ना काम करे। वो फोर्स को क्या हो सकता है? वो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है, एक्सटर्नल फोर्स के जगह में यहाँ जो एक्सटर्नल फोर्स बोला गया है वो फोर्स क्या हो सकता है? वो फोर्स हो सकता है फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है, फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, आगे हम सब देखेंगे। और फ्रिक्शनल के अपोजिट में क्या? फ्रिक्शन आपका सॉलिड में है, फ्लूइड में क्या होता है? विस्कस फोर्स, अभी आपको बताया गया, विस्कस फोर्स हो सकता है ना, और भी बहुत सारे फोर्स हो सकते हैं। जब ये सब फोर्स एक्ट करेंगे तो फर्स्ट लॉ का पालन नहीं होगा, वहां पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट अपना सिचुएशन और पोजीशन चेंज कर लेगा, है ना। जब ये सब फोर्स काम करेंगे तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं रहेगा और ना ही यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन को मेंटेन करेगा, है ना। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है स्पेस में, अंतरिक्ष में जब किसी ऑब्जेक्ट को एक स्पीड देकर, एक वेलोसिटी देकर छोड़ दिया जाए तो वो अपने लाइफ टाइम तक वैसे ही ट्रेवल करता रहेगा, क्योंकि वहां ना तो फ्रिक्शन है ना तो विस्कस फोर्स है, ठीक है, इस तरह के कोई फोर्स नहीं है। लेकिन हाँ, ग्रेविटी वहां है, तो जब वो तब तक ट्रैवल करेगा जब तक दूसरे प्लेनेट और दूसरे स्टार या सन की वजह ग्रेविटेशनल फोर्स के रेंज में नहीं आ जाता है। उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के रेंज में आने के कारण उसका मोशन बदल सकता है। ठीक उसी तरह जैसे बाहर से एस्टेरॉइड जो गिरते हैं, वो बाहर से जो एस्टेरॉइड ट्रैवल करते हैं वो यूनिफॉर्मली ट्रैवल करते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर में आकर उनका स्पीड बढ़ जाता है और एटमॉस्फेयर में एंट्री के बाद उन पर आग, वो क्या हो जाता है, फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस हो जाता है और आग लग जाता है और वो छोटे छोटे टुकड़ों में भी कई बार बट जाते हैं। और अधिकांश एस्टेरॉइड जो हैं वो आपके लैंड पर नहीं गिरते, वो ओशियन पर गिरते हैं, क्योंकि 1/3 ही लैंड है और 2/3 वाटर है ना। तो ऐसा घटना रोज होते रहता है। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तक की कहानी समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम सब देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।